नमस्कार, मैं हूं रमा मित्तल और आज हमारे साथ सुखविंदर मांडी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं और जाहिर सी बात है कि इनको अभी बहुत बड़ा पद भी मिला है। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। संगठन पूरी तरह तैयार हो चुका है और ऐसे माहौल में संगठन को तैयार करना जब किसान सड़कों पर बैठा है, जाहिर सी बात है किसानों की भी हम जिम्मेदारी। मांडी साहब, कहीं ना कहीं युवा हैं। पहले तो आप 2014 में विधायक बने, युवा बने, उसके बाद युवा के कंधे पर फिर से जिम्मेवारी आई, तो प्रेशर बनता है कि क्योंकि 9 महीने से लगातार कहीं ना कहीं किसान सड़कों पर बैठे हैं। 500 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। संगठन को तैयार करना है, नेगेटिविटी को दूर करना है। कितनी अहम जिम्मेवारी मानते हैं जनाब? जो इस दिन आज की तारीख तक कोई भी आंदोलन में शहीद हुआ है, देखिए उनके प्रति श्रद्धांजलि होती है। मन में एक टीस भी रहती है कि कोई भी व्यक्ति संघर्ष करते हुए किसी न किसी प्रकार से और अपनी जान गंवा देता है। और ख़ास तौर पर हरियाणा प्रदेश के अंदर तो जितने भी अब तक आंदोलन हुए हैं, वो किसी भी सरकार में हुए हो, कोई भी किसान अगर उसमें जिसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया हो या उस आंदोलन के दौरान हो गया हो, तो उनको सैद्धांतिक तौर पे शहीद का भी एक गांव के अंदर कहा जाता है या समाज में कि ये लोग शहीद हुए थे। देखिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं। और चुनौतीपूर्ण इसलिए नहीं कि आज आंदोलन है, चुनौती ये है कि जिस प्रकार से शुरुआत से लेकर अगर आप आज़ादी की बात से लेकर और अब तक का समय देखेंगे, सबसे ज़्यादा अगर आर्थिक तौर पर नुकसान किसी का हुआ है वो किसान का हुआ है। अगर आप ये देखें कि बेशक चाहे हम विधायक या सांसद रहे हों या कोई सरकारी कर्मचारी रहा हो, उन लोगों की तो सैलरी कहाँ तक बढ़ के आ गई और किसान की आज आमदनी कहाँ तक की है। अब ये सारी चीज़ें देखते हुए आपने देखा होगा 2014 से लेकर ये अब 2021 तक का समय, इन 7 वर्षों में जिस प्रकार की योजनाओं के तहत केंद्र की सरकार ने और उनकी नीचे इम्प्लीमेंट करने के लिए हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से चीज़ों को आगे बढ़ाया है, आज किसान को अगर हम कहें पड़ोसी राज्यों के मुकाबले किसान को अगर उसकी फसल का नुकसान हुआ है तो उसमें हम 6,500 करोड़ रुपए तक उसकी पॉकेट में डालने का काम कर चुके हैं। अगर आप ये कहें कि फसल खरीद की बात, तो एमएसपी के ऊपर लगभग 2 दर्जन के करीब फसलें हरियाणा सरकार, बल्कि 2014 के बाद में बाजरे की फसल की हमने खरीद शुरू की। तो उससे पहले हरियाणा की बाजरा 500, 700, 800 रुपये में यहाँ तक खरीद होती थी, बल्कि आपका राजस्थान सरकार आज भी बाजरे की खरीद नहीं करती। तो ये हमने खरीद बढ़ाई है, हमने उसको पानी देने का, टेल तक पानी पहुंचाने का, बल्कि इसके लिए तो विपक्ष के भी विधायकों ने हमारी सरकार की तारीफ़ की है। तो जितनी भी चीज़ें हैं जिससे किसान को लाभ हो सकता है, बेशक खेती के साथ साथ हम ऐड ऑन करने की बात करें तो पशुपालन की बात है, मधुमक्खी पालन की बात है, हमने हर विषय के अंदर ये योजना बना के कि भी इससे किसान को लाभ होना चाहिए। 2022 में देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आय दोगुनी हो जाएगी। क्या लगता है कि आय दुगनी 2021 तो चल ही रहा है, तो जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, और जनाब जब आप ये बातें मानते हैं कि एमएसपी रहेगी या एमएसपी है और राज्यों के मुकाबले, आप राज्यों का पार्टीशन ना करके, जाहिर सी बात है पूरे हरियाणा की बात ना करके पूरे देश की बात क्यों नहीं करते हैं? पूरे देश का जो किसान है वो पूरी तरह से लामबंद हो और पूरे किसानों को एकजुटता दिखाई जाए। जाहिर सी बात है आपकी भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, राजस्थान के किसानों को ये कर दिया गया है। किसान तो किसान है जनाब। अगर हम राज्यों के तरह वो कर देंगे, अब अगर 8 से 9 महीने अगर आप आंदोलन की बात करें तो इतना लंबा आंदोलन चल गया मांडी साहब, उन लोगों को एक समाधान करना चाहिए। सरकार बड़प्पन दिखाए। अगर एमएसपी हम लोग दे रहे हैं तो कहाँ दिक्कत है? अगर एमएसपी को हम लिखित में दे देंगे, अगर नीयत साफ है और अगर वाकई हम लोग काम करना चाहते हैं किसानों के लिए, तो आप लिखित में दे दीजिएगा। आप समाधान की बात करते हैं जी। अब भाई कोई अगर मेरे से बात करे तो मैं उनको बताऊं या आपसे कोई बात करे तो आप भी उनको बताइएगा। सरकार पूरी तरह से जी। इसलिए तैयार है कि अगर कोई विकल्प के तौर पे ये व्यवस्था की जाए कि जिससे किसान की आमदनी बढ़े। मैंने आपको शुरुआत में ये बताया कि आप इन 7 सालों की स्टडी कीजिए। जी जी। किस प्रकार से हम आगे बढ़े हैं। इसमें कोई हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड या अलग प्रदेशों की बात नहीं है। मैं हरियाणा की बात इसलिए कर रहा था कि मैं हरियाणा का यहाँ स्थायी निवासी हूँ, यहाँ का जमींदार हूँ, किसान हूँ यहाँ पे, और अपने यहाँ खेत के अंदर
जो अपनी उपज होती है वो यहीं पैदा करता हूँ और मुझे भाव जो मिलेगा वो मेरे प्रदेश के अंदर मिलता है खरीद में। सीधी सी बात है, इन 7 वर्षों के दौरान जिस प्रकार से हम आगे बढ़े हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए आज किसान बाकी और प्रदेशों के मुकाबले आप देखेंगे, मैं अभी 1.25 महीना आसाम रह के आया हूँ। आसाम में हमारे से ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, परंतु उसके बावजूद भी वहाँ के किसान के पक्की छत नहीं है, वहाँ के किसान के आज भी छप्पर हैं। आप अगर और पड़ोसी राज्यों में देखेंगे, गन्ने का भाव देखेंगे, बाजरे की बात अगर करेंगे, एमएसपी के ऊपर एक एक दाना लेने की बात करेंगे, हम इसमें आगे बढ़े हैं। और जो 2022 तक मोदी जी ने ये वादा किया, ये उसी के अनुरूप एक एक पायदान हम आगे जाते गए। और अब ये जो 3 कृषि कानून जिसके लिए आप आंदोलन की बात करते हैं या विरोध की बात करते हैं या किसान संगठन इसको बड़े प्रखर तरीके से या प्रमुख उनका एक मुद्दा लेके ये चले, देखिए तीनों बिल भी कोई किसी के ऊपर थोपने का काम नहीं किया। ये तीनों के तीनों बिल एक विकल्प दिया गया है। और ये विकल्प सिर्फ ये नहीं कि मैंने कह दिया, आपने कह दिया या और 4 लोगों ने कह दिया, ये पिछले 25 साल की आप स्टडी करेंगे, अगर आप अपने अखबारों के पुराने पन्ने अगर पलट के देखेंगे, उनमें आपको ये पता लग जाएगा, चाहे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत हो, घासीराम नैन जी एक्सपायर हो चुके वो भी हों, बेशक से गुरनाम चड्ढोनी जी हो, बेशक से आज आपके राकेश टिकैत जी हो, या इस देश के किसी भी कोने का कोई भी किसान नेता हो, सब ये चाहते थे। और हमेशा से आज भी अगर आप अपने बुजुर्गों से पूछोगे तो वो भी एक बात कहेंगे कि भाई किसान का तो फायदा जद हो सके है, इसकी आमदनी जद बढ़ सके है, जब किसान ने मंडी के अलावा एक और विकल्प मिल जाएगा। जब तक मंडी के बंधन में बंधा रहेगा ना, तो उसकी मजबूरियां है, या तो सरकार खरीद करे। अगर सरकार आज, आप ये सोच के देखिए कि अगर सरकार आज बाजरे की एमएसपी पे खरीद नहीं करती हरियाणा में, तो क्या हमारे बाजरे को कोई 800-900 से ऊपर ले लेगा? लेकिन एमएसपी तो 2100 रुपये तय है। तो ये आप खुद देख के चलिए कि ये वहाँ की लोकल सरकारें भी, जिनको लोग जिता के भेजते हैं, वो ये तय करके चले, क्योंकि एमएसपी के ऊपर खरीद करने का अधिकार केंद्र ने एक एमएसपी तय कर दिया। एमएसपी तय करने के बाद उनके ऊपर खरीद करने का अधिकार जो है वो प्रदेश का हो सकता है। प्रदेश अपनी व्यवस्था करे, मंडी के अंदर व्यवस्था करे, मंडी के द्वारा खरीदे। और अब जो ये 3 बिल लेके आगे, ये निश्चित तौर के ऊपर ये उसी पायदान के ऊपर हम आगे बढ़ते हुए कि 2022 तक हम किसान की आमदनी को दुगनी करने का काम करें। अब एक साधारण सी इसमें बात है, आज मर किसकी है? आप ये देखिए, जिसके पास चाहे वो कोई किसी वर्ग का हो या किसी जाति का हो, जिसके पास आज़ादी के समय में अगर 150 एकड़ जमीन थी और उसके बाद आज उसके पास 2 किले 3 किले 5 किले तक का जमींदार है, ये कैसे हो गया? क्योंकि जब हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के अंदर जो गेहूं का किसान था या जो बाजरे का किसान था, इनको लाभ हुआ निश्चित तौर पे, कोई बात इसमें दो राय नहीं। लेकिन हरित क्रांति से पहले का अगर आप देखेंगे तो हम अपना बीज खुद का घर पे रखते थे और खर्चा हमारे पास नहीं होता था खेती के अंदर। इसके बाद ये डीएपी यूरिया का जो बढ़ना हुआ, एक इम्प्लीमेंट आपको इतने चाहिए थे कि भाई उसके लिए आपने ट्रैक्टर वगैरह या और साधन आपको चाहिए थे, तो उसमें खर्चा बहुत लगता है। तो जो बड़ा किसान था उसने तो अपने आप को मैनेज कर लिया, लेकिन छोटा किसान था वो इतनी सारी चीज़ों के बावजूद वो पीछे हटता चला गया। पीछे हटने का मतलब ये है कि वो ज़मीन बेचनी पड़ी उसकी, क्योंकि वो संसाधन जुटा नहीं पाया। तो धीरे धीरे करके आज ये 5 एकड़ से कम की जोत का किसान आ गया। अब इसको समस्या आज क्या है? देखिए, समझने की बात ये है, आज उसको समस्या ये है कि वो परंपरागत खेती मजबूरी में करता है। वो इसलिए करता है कि यार यह खेती होगी, इसने तो सरकार ले लेगी और बेशक तक कोई जो नुकसान भी हो तो थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा और उसके बाद में अपनी भाई दाल रोटी चल जाएगी। अगर उसने बदलाव उसमें करना हो, आज अगर आप अगर कोई खेती को बदला, मशरूम की खेती करना चाहते हो, कोई फूल की खेती करना चाहते हो, कोई फल का बगीचे की अगर कोई खेती करना चाहते हो, तो उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। और इतना वो 4-5 एकड़ का जो किसान है वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता। उसको तो एक चीज़ पता है कि भाई अगर मैंने आज ये रुपया लगा दिया इसमें कितना दिन इकट्ठा करके, और अगर बाय दी वे, क्योंकि ये प्रकृति है और कोई अगर इस तरह की कोई उसके ऊपर प्रकृति की कोई मार लगी तो वो उस पैसे की भरपाई नहीं कर पाएगा। ये तीनों कानून जो है उसको स्वतंत्रता देते हैं, उसको आज़ादी देते हैं कि वो अपना मूल्य खुद तय करे। बोने से पहले वो एग्रीमेंट जब करेगा उसमें मूल्य तय करे कि भाई मेरी ये चीज़ इतने रुपए की।
और जो एग्रीमेंट करने वाला है वो उसके अंदर सहयोगी बनेगा, उसको आर्थिक तौर पे भी सारी चीज़ें उसको मुहैया करवाएगा कि भी ये बीज गाले, ये तेरे पानी के लिए कोई बिजली का, कोई इम्प्लीमेंट के लिए वो व्यवस्था करवाएगा, ताकि जो किसान है उसके ऊपर बोझ ना पड़े। और कल को अगर इस चीज़ में प्रकृति कोई मार भी लगती है तो उस किसान के ऊपर बोझ नहीं पड़े, वो एग्रीमेंट जिसने किया है उसके ऊपर बोझ पड़ता है। तो इसमें अगर इस शैली के अंदर आप 5 एकड़ से कम के किसान को अगर ढाल दोगे, इन तीनों कानूनों के अंदर अगर वो काम करने लग जाएगा, तो निश्चित तौर के ऊपर आज जो बड़े किसान भी हैं उनके मुकाबले में हमारा जो सीमांत किसान है वो भी अपने आप को खड़ा करने का काम करेगा। समझा क्यों नहीं पा रही है सरकार? आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं, किसानों के साथ लगातार मीटिंगें होती हैं, आप बार बार में राजस्थान का उदाहरण दे देते हैं, उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं देते हैं, बिहार का क्यों नहीं देते हैं? बिहार के हालत आप समझ सकते हैं कि बिहार का जो 10-10, 20-20 एकड़ का जो किसान है वो यहाँ हमारी मजदूरी करता है, वहाँ भी आपकी सरकार है। आप बात करें यूपी की, तो यूपी में अभी तक गन्ने की जो बात पे राकेश टिकैत की आप बात कर रहे हैं, राकेश टिकैत बार बार में ये कह रहे हैं कि साहब आप आइए ना एमएसपी पे आइए, कि हमारा जो फसलें हैं वो एमएसपी पे कब ली गई है। तो आप यूपी की बात नहीं करते हैं, आप बिहार की बात नहीं करते हैं, आप इससे सटे राजस्थान की बात करते हैं। आप बात कर रहे हैं मंडी बाहर मिलनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि जो बाहर भी अगर कोई व्यापारी अगर खरीदता है उस पर एमएसपी उन्हें गारंटी मिल जाए। ठीक है, आपने बाजरे की बात करी कि 2100 रुपए में बाजरा दे देंगे, 800 रुपए में फिर वो उतना ही लेगी सरकार जितनी उन्हें जरूरत है। अगर मेरे पास 20 एकड़ में मेरे बाजरा हो जाता है, वो 5 से 6 एकड़ में वो ले लेंगे, उसके बाद 14 एकड़ की जो बचत है वो 800 से 700 रुपए में बिकेगा, उसका तो नुकसान किसानों को होगा। अगर हम वाकई किसानों के बारे में सोचते हैं तो उसका एक एमएसपी पे गारंटी कार्ड उनको दे दे कि जी अगर व्यापारी भी 2100 से रुपए से अगर नीचे अगर किसानों की फसल को खरीदता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यही तो चीजें मांग रहे हैं, और तीनों बिल वाकई हितैषी हैं तो उनको समझाएं। आपने बातें बंद कर दी है, आप लगातार ये कहते हैं कि जी कांग्रेस षड्यंत्र है, कांग्रेस के बारे में है, कांग्रेस इस चीज को इंप्लीमेंट कर रही है। कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि साहब आप किसानों को ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, आप बड़े व्यापारियों को लाभ दे रहे हैं, वो भी तो आरोप लगा रहे हैं जनाब। तो आप जाहिर सी बात है किसानों को अगर समझाने में आप लोग ही तो असफल रहे हैं, क्योंकि 9 महीने अगर लगातार माडी साहब कोई आंदोलन चलता है तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उसकी विफलता तो साफ नजर आ रही है। बताएं सर। देखिए, जो आपने ये कहा कि मैं राजस्थान का, पंजाब का उदाहरण दे रहा हूँ, वहाँ कांग्रेस की सरकार है जी, और मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि ये आंदोलनकारी जो हैं, जितने संगठन वहाँ इकट्ठा हैं, ये संगठन ये कह रहे हैं कि हमें बीजेपी ने नुकसान कर दिया, बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बात अगर करनी है तो इसमें अकेले कटघरे में बीजेपी को क्यों रखते हैं? जी, किसान संगठन के लिए तो, या किसान के लिए तो सारी पार्टी बराबर होनी चाहिए, और उसका हक है कि आज सरकार में जो है सत्ता जिसकी है केंद्र प्रदेश में, उससे अपनी मांग रखे। परंतु हाँ, केंद्र और प्रदेश में जिस सत्ता उससे मांग रखे। परंतु इसके साथ साथ है जिन प्रदेशों से ये लोग उठ के आए हैं, पंजाब से उठ के आए हैं, आपने देखा होगा कि एक ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी बात को कोट करते हुए, और नवजोत सिद्धू हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है कि हरियाणा से हमें 30 रुपए गन्ने का भाव कम क्यों मिलता है। उनकी बात को कोट करते हुए उन्होंने कहा है। तो मैं इसलिए ये चीज़ कह रहा हूँ कि बेशक से चाहे यूपी की बात करो, बेशक बिहार की बात करो, इस प्रदेश के अंदर या इस प्रदेश से बाहर के भी जितने लोग हैं जो खेती का काम करते हैं, उन सबको आज़ादी के बाद से लगातार इस चीज़ का नुकसान होता गया, और इस चीज़ के लिए ही हमने ये व्यवस्थाएं इस प्रकार की प्रदेश के अंदर की। अन्य प्रदेशों में भी जहां इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, वहां भी वो प्रदेश अपने किसान को आगे बढ़ाने के लिए करें। परंतु उंगली अगर उठानी है किसी के ऊपर तो उससे पहले सरकारें वहां भी हैं, पंजाब में भी उंगली उठाइए, राजस्थान में भी उठाइए। और रही बात आप व्यापारी की, आपने ये कह दिया कि आप उसको एमएसपी के ऊपर क्यों नहीं तय कर देते। देखिए, एमएसपी एक कानून जो आप कहते हो, ये कानून केंद्र सरकार की तरफ से ये है कि भाई कोई भी केंद्र सरकार खरीद करेगी, केंद्र सरकार उस उपज का जो एमएसपी है उसके ऊपर खरीद करेगी। रही आपकी व्यापारी की, अब व्यापारी का तो सीधा सीधा एक हिसाब है भाई, अब कोई चीज़ आप यहाँ से अगर घर से बाहर निकलेंगे तो आपको समोसा कोई रेडी के ऊपर मिल जाएगा, वो 8 से 10 रुपए की कीमत मिल जाएगी। अगर कोई दुकान के अंदर आप लेंगे तो शायद 10 से 15-20 रुपए तक हो जाएगा। और अगर आपने कोई ताज में या जो बड़े होटल हैं आपने 5 स्टार, उनमें जाओगे तो वो 250 रुपये का मिलेगा। ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कहाँ से क्या चीज़ ले, किस प्रकार से ले।
लोग आपके शहर के अंदर भी मंडी से लेने वाले मंडी से लेते हैं, वहाँ अगर कोई चीज़ 8 रुपए की है, फिर कोई रेडी से लेने वाला रेडी से भी लेता है, वो 10 रुपए की चीज़ है। और कोई शॉप भी ऐसी होती है जो 10 वाली चीज़ भी 20 रुपए में देता है। ठीक है। वो हर तरह के कस्टमर है। इसी प्रकार से खरीद के लिए भी आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते, किसी को बाध्य नहीं कर सकते। आज अगर कोई एमएसपी की ये शर्त अगर लागू कर दी जाए व्यापारी के ऊपर, सरकार के ऊपर आप कर सकते हैं शर्त लागू, और सरकार उसी शर्त पे लेती भी है। लेकिन आप व्यापारी के ऊपर अगर ये लागू कर देंगे तो उनके लिए सीधी सीधी बात है कि वो इस चीज़ से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे और अपना कोई और काम धंधा कर लेंगे। रही बात आपने बड़े कारपोरेट घरानों की बात कर दी, बड़े कारपोरेट घराने, आपका अगर अंबानी से अगर कोई चर्चा है या अंबानी का जिक्र आजकल आता है, मुझे ये बताइए 7 साल सरकार को हो गए 2014 में। भाई धीरू भाई अंबानी कोई 2014 से कमाने थोड़ी लगे थे, या अनिल अंबानी मुकेश अंबानी इसमें थोड़ी कमाने लगे। देखिए, जिसने व्यापार करना है वो अपनी सहूलियतें देखेगा, अपनी सहूलियतों के अनुसार काम करेगा। और अगर ये व्यापारी इस देश से चले जाएंगे, आप अगर इनको खत्म कर दोगे तो निश्चित तौर पे इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह डगमगा जाएगी। आज बहुत बड़ा एक सहयोग, आज जितने भी ये उद्योगपति हैं जिन्होंने फैक्ट्रियां लगा रखी है, बड़े बड़े गोडाउन्स हैं या बड़े बड़े अपने व्यापार के केंद्र जो हैं उनका, उसमें हज़ारों लोग उसमें रोजगार उनको मिलता है, काम करते हैं। और ये इसी शैली के अंदर अब ये कानून जो लेके आए, ये कानून भी कोई नए नहीं है, हर प्रदेश के अंदर ये कानून है। हमारे आज भी, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा समय और चाहे हमारा मनोहर लाल जी का समय हो, लगातार एग्रीमेंट के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर खेती होती आई है, निरंतर होती है। व्यापारियों को आप दबाव नहीं बना सकते, सरकार एक दाना खरीद ले, सरकार देती है, सरकार एक दाना खरीद। हाँ, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मित्तल साहब, आप इस बात को जो पंजाब के लोग हैं उनको ये समझाने का प्रयास कीजिए कि आपकी सरकार अगर चाहे कि आपका भला चाहेगी तो आपका एक एक दाना खरीद सकती है। पंजाब के अंदर आधे दर्जन से भी ऊपर फसल नहीं खरीदी जाती है, 6-7 के करीब फसलें ली जाती है वहाँ पे। और हरियाणा सरकार 24 के करीब फसलें ले रही है। हरियाणा सरकार 24 के करीब फसलें, बचा हुआ अनाज भी ले लेती है क्या? हाँ, वो क्राइटेरिया बना रखा है। नहीं, क्राइटेरिया नहीं, सुनिए, क्राइटेरिया आप एक चीज सुनिए, मतलब बाजरे की अगर बात करेंगे, मैं एक बड़ा विषय, क्योंकि अभी फसल बाजरे की आनी है, बाजरे की भी अगर बात करेंगे, जितना हरियाणा प्रदेश में बाजरे की आवक होती है, जितना हमारा यहाँ का किसान पैदा करता है बाजरा, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो उससे दुगने के करीब बाजरे की खरीद हो रखी है मंडियों में। हमारे तो यहाँ बाहर से भी ला के लोग बेच के चले गए। देखिए, एक आपने कैप लगानी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारी, हाँ, सरकार ने कैप लगा के, और वो कैप लगा रखी है, बचा हुआ दाना कहीं नहीं रहता। हम जो औसत पैदा होती है वो एक, किसी के एकड़ में आपकी 11 क्विंटल हो जाएगी, किसी में 8 भी, किसी में 9 भी हो जाएगी, तो एक 10 क्विंटल के आसपास की एक अगर हम औसत मान ले बाजरे की, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबका एक एक दाना बिक जाता है, कोई दाना नहीं रहता। राजस्थान से भी बाजरा आकर बिक जाता है, आप खुद मान लीजिए कि जितना आवक होता है, फिर उसकी कालाबाजारी तो सरकार की जिम्मेवारी है। हरियाणा में सरकार आपकी बिल्कुल है, तो उसकी बिल्कुल। पाबंदी, देखिए, दो चीजें हैं, मैं आपको बता दूं कि जो पिछले साल का बाजरा है अभी तक किसानों के पास पड़ा है। अगर आप चाहें तो मेरे साथ मंडियों में चले, अभी भी उन लोगों की चीजें हैं वो रखी हुई है, स्टोरेज है, और आप बता रहे हैं कि जितनी आवक है, जितना पैदा हुआ है, उससे ज्यादा हम लोग खरीद चुके हैं। हाउ इट इज पॉसिबल कि कैसे वो चीजें हो चुकी है? क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ इसमें। देखिए मित्तल साहब, इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें व्यवस्थित करने में, और जिस तरीके से हमने पिछले कुछ सालों के दौरान अब तक यहाँ, वहाँ से लेके यहाँ तक हम पहुँचे हैं, इसे बहुत हमने प्रयास किया है। अब ऑनलाइन सारा सिस्टम है, आपने पहले अपनी दर्ज करवानी पड़ेगी फसल, इसमें भी अभी कुछ खामियां हैं जिनको हम दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाहर से जो चीज़ें आती हैं, बाहर से जब चीज़ें आती हैं तो उन चीज़ों के अंदर भी काफ़ी हद तक रोक लगाने की कोशिश भी हम करते हैं। लेकिन उसमें क्या है, अब किसान ने किसी, ये जो व्यापारी हैं, व्यापारी किसान से अगर मान लीजिए मेरे बाजरा हुआ है 5 एकड़ का, तो उसके अंदर बाकी का 5 क्विंटल का हो गया, बाकी 5 क्विंटल जो मेरी कैप की गुंजाइश रहेगी, उस 5 क्विंटल को व्यापारी अपनी तरफ से डलवा के दे देता है। लेकिन जब हमें तो बेचने आता है, वो किसान बेचने आता है। मैं निश्चित तौर पे ये चीज़ कह देता हूँ कि आज भी इस हरियाणा प्रदेश के अंदर
किसी भी किसान का जितना बाजरा उसके खेत में हुआ था उसका एक भी दाना उसके घर पे नहीं है, एक भी दाना। आप एमएलए हैं जी, एमएलए थे आप, जी, और आप जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जाहिर सी बात है किसान मोर्चा के किसान भी हैं, एक एक दाना बिका है आपका? हाँ, और बिल्कुल। पिछले अगर 7 सालों की बात करें, ईमानदारी से आप हाँ, बताइएगा, ये आपकी हमारी आमद बढ़ी है? मैं इसमें बता देता हूँ जी। आपको कि निश्चित तौर पे जब आप कोई आपकी उपज है और उसका एक भाव आपको ठीक मिल जाता है तो निश्चित तौर पे उसमें आमदनी बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, निश्चित तौर पे बढ़ती है। और दूसरी बात कि हमें सुधार क्या करना पड़ेगा, सुधार करने के लिए इसके अंदर हमें जो खर्चे हैं उनको भी कहीं सीमित करना पड़ेगा। तीसरी इसमें क्या है कि जैसा स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार भी था, तीसरी इसमें क्या है कि हमें उसके 7 चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। अगर पशुपालन है तो वो उसमें जोड़ना पड़ेगा, हम मधुमक्खी पालन को जोड़ सकते हैं, अभी जैसे झींगा का या मछली का फिशरीज़ का जो है उसमें सब्सिडी भी बहुत ज़्यादा है, हम उसमें जा सकते हैं। हम इसमें अपनी परंपरागत खेती से थोड़ा सा अपने आप को अलग हटा के उसमें फल फूल की इनकी खेती की तरफ हम जा सकते हैं। हमें साइड बाय साइड अपनी जो किसान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको भी हमने करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे किसान की आमदनी पहले के मुकाबले इसमें बढ़ी है और ये जो कानून है इस कानून का निश्चित तौर पे जो हमारा सीमांत किसान है उसको लाभ होगा। मैं एक किसान होने के नाते मैं स्पष्ट तौर पे ये बात इस प्रदेश के या इस देश के लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि बेशक से मुझे आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा भाजपा का सदस्य नियुक्त किया गया है, ये दायित्व मुझे दिया गया है, परंतु पार्टी लाइन से भी अलग हटके सिर्फ एक अगर किसान की सोच के अनुसार अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पे हमने पहले के मुकाबले बेहतर काम किया है और आज भी आवश्यकताएं बहुत हैं, आज भी बहुत काम करने की आवश्यकता है किसान के लिए। और मैं ये चाहता हूँ एक किसान होने के नाते कि हमारी जो केंद्र की सरकार है बड़ी इस विषय के अंदर संवेदनशील सरकार है। आज जो लोग आपको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इस आंदोलन के माध्यम से आप अगर इसका निष्कर्ष निकालेंगे 9 महीने का आउटपुट निकालेंगे तो निकल के क्या आया, कौन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको कि आउटपुट निकालेंगे तो क्या आउटपुट निकल के आया। आप ये देखिए किसान को, जो आम किसान है बेचारा, जो चाहे पंजाब से उठ के आया हो, चाहे राजस्थान से आया हो, चाहे हरियाणा प्रदेश से वहाँ बॉर्डर पे 9 महीने से बैठा है, उसको क्या मिला? अगर किसी को मिला तो चंद लोगों को, उनको आपके मीडिया के लोगों ने दिल्ली बिठा के या पूरे बड़े बड़े चैनलों पे आने लगे या पूरे आजकल यूट्यूब के चैनल हैं उनके ऊपर आने लगे या वो नेता बनने लगे, वो जाते हैं तो कहीं 500 700 1000 2000 लोगों की सभाएं हो जाती है, वो बड़े बड़े भाषण देने लगे। बाकी आम किसानों को क्या मिला? ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग इन लोगों के कंधे के ऊपर बंदूक रख के अपना एक राजनीतिक एजेंडा जो है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई पार्टी से कौन है? कोई पार्टी है? देखिए राजनीतिक पार्टी जो है, राजनीतिक पार्टी अगर इस चीज को आगे बढ़ाए तो ठीक है, ये उनका काम है। मैं एक राजनीतिक पार्टी से हूँ, मैं राजनीति करता हूँ, या आम आदमी को पता है कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। कांग्रेस का कोई आदमी राजनीति करे उसको पता है राजनीति कर रहा है। लेकिन जब कोई संगठन के अंदर कोई चीजें हो जाती है, उसके अंदर अगर कोई बैठ के राजनीति अपनी जो इच्छाएं कोई पूर्ति के लिए करता है, अपनी कोई मंशा उसकी राजनीतिक है, उनको अगर आगे बढ़ाने की अगर वो बात करता है तो निश्चित तौर पे पहले भी ये देखा है और आज भी मैं ये कह सकता हूँ इसका नतीजा जो होगा, इसका जो नतीजा होगा, क्योंकि शायद कुछ लोगों को जल्दबाजी है कि हम 2024 जल्दी से आ जाए और हम एमएलए मंत्री और सांसद बन जाएं, परंतु मैं ये बता देता हूँ आप इतिहास को कभी मत भूलिए। इतिहास के पन्नों को अगर आप उठा के देखेंगे, जिन लोगों ने भी आम जनता को धोखा देकर अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया है, उन लोगों को समय आने पे जनता ने आईना दिखाने का काम किया। इसी किसान मोर्चा ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है। इसी किसान मोर्चा की आप बात कर रहे हो तो आप ये मत कहिए भाजपा को हराया। भाजपा 3 से लेके 75 पार तक वहां गई है। वो तो सरकार सुनिए बात, सुनिए नहीं बात सुनिए आप मेरी। और दूसरी बात, जिस किसान मोर्चे की आप बात कर रहे हो, इन्होंने बड़ी सभा जहां पे की थी, जहां ये ममता बनर्जी को जिताना चाहते हैं, वो ममता बनर्जी खुद हारी बैठी है, वहां की मुख्यमंत्री हार गई और वहीं किसान मोर्चा ने पूरी ताकत लगा रखी थी। आप ये तुलना मत कीजिए किसान मोर्चा ने किसको जिता दिया किसको हरा दिया। अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। मैं खुद चाहता हूं कि किसान संगठन मजबूत हो, मैं खुद चाहता हूं कि किसान संगठनों के माध्यम से आम जो किसान है, क्योंकि हर व्यक्ति की सुनवाई सरकार कर दी संभव नहीं है, लेकिन किसान संगठनों के माध्यम से
ये जो चीजें नीचे से निकल के आती हैं ये सरकारों तक जाती है और जो सरकार करती है। बेशक सड़क के ऊपर बैठना सड़क पर बैठे वो किसान हैं। हाँ, क्यों नहीं है? क्या आपकी पार्टी के क्यों बहुत नहीं लोग कहते हैं नहीं, देखिए मैं बताऊं क्या वो आपको, पार्टी जी नहीं सुनिए, बिल्कुल किसान है, जो संसद में बैठे हैं वो भी किसान है, जो विधानसभा में बैठे हैं वो भी किसान है, जो दुकानदारी कर रहे हैं अपनी दुकान पे बैठे हैं वो भी किसान है, कोई उद्योग धंधे लगा रखे हैं वो भी किसान है। किसान से आप किसी भी वर्ग को अलग नहीं कर सकते। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इसके अंदर जो लोग मुख्य भूमिका में हैं वो अपनी राजनीतिक जो चमकाना चाहते हैं। दो नाम तो बताएं सर, हमें भी पता लगे। यार तुम्हारे जरा रोज हर टीवी पे बैठे रहे, हमारे दो नाम पूछो यार। हमारी टीवी पे तो है, हमारे पे तो बहुत से लोग हैं। तो कौन कौन आते हैं? कौन है? हम तो नॉर्मल किसानों की भी हम बात कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है। देखिए मैंने जाहिर सी बात है आप किसी टारगेटेड उस पे काम कर रहे हैं। नहीं, मेरा टारगेट देखो, मेरा कोई टारगेट नहीं है इसमें। मैं तो यही कह रहा हूँ कि 2024 जो होगा, जो राजनीतिक मंशा पाले हुए किसानों को बहका के और बहलाकर इनको कोई अपना एजेंडा स्थापित करना चाहते हैं, किसानों का यूज हो रहा है, बिल्कुल इस्तेमाल करके उनको मुंह की खानी पड़ेगी। 2024 में निश्चित तौर पे खानी पड़ेगी। सरकार बनाएगी, 100% बनाएगी। अच्छा, 100% बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में भी बनाएगी। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आज 3 साल पड़े हैं, 3 साल हैं, और इन 3 साल के बाद आप और मैं मित्तल साहब बैठे और मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे सर, और हरियाणा के अंदर तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। जब मैं आपको, क्योंकि 6 महीने का फर्क है इसमें, तो जब भी मैं आपको फिर से मिठाई खिलाऊंगा। जी 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 जी। अब संगठन की बात करें, संगठन पूरा हो चुका है, कितनी उम्मीदें हैं? जाहिर सी बात है, जिम्मेवारियां हैं, संगठन की जिम्मेवारियां हो जाती है, युवाओं को जोड़ने की हो जाती है, अच्छे लोगों को साथ लेने की हो जाती है, पूरे हरियाणा में संगठन तैयार करना है, फिर एक एक वर्कर से काम लेना है। जाहिर सी बात है कि देश का प्रधानमंत्री ये कहते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भी बहुत अहम जिम्मेवारी हो जाती है, ओम प्रकाश धनखड़ की। उन्होंने आपको जिम्मेवारी दी है, फिर आपकी जिम्मेवारी बन जाती है कि किसान मोर्चे को मजबूत किया जाए। अपनी टीम से खुश हैं जनाब? देखिए, सबसे बड़ी ताकत की जो बात है हमारे कि ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और वो किसान की कोई बात है, उस बात को शायद इस हरियाणा प्रदेश के जो नेतृत्व है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, शायद ओम प्रकाश धनखड़ से ज़्यादा बेहतर तरीके से किसान की बात को समझने वाला मुझे नहीं लगा कोई दूसरा व्यक्ति हो। आपने बड़े मुद्दे देखे हैं, चाहे वो स्वामीनाथन की अगर बात करें, वो किसान की आमदनी बढ़ाने की बात करें, तो हर विषय के ऊपर, बेशक से वो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे उस वक्त से लेकर जब उनको मौका मिला, उसके अंदर भी उन्होंने जितने काम करवाए, मैंने जो 7 साल की फहरिस्त जो बताई, वो सारे के सारे काम उनके ही द्वारा आगे बढ़ाने का काम किया गया था। और बहुत सारी ऐसी सरकार में भी रुकावटें भी आती हैं सरकार के अंदर, क्योंकि सारी कलम अधिकारियों चलानी होती हैं, तो कई प्रकार के कानूनी तौर पे भी अड़चन आती है, कई प्रकार की व्यवस्था, क्योंकि आर्थिक रूप से भी आपको बहुत ज़्यादा एक बार ये करना पड़ता है। अगर कोई आप योजना बनाते हैं, या सीधे तौर पे मैं कहूँ, अगर किसान की अगर फसल खरीदनी है और वो ज़्यादा खरीदनी है, तो भी आर्थिक बोझ प्रदेश के ऊपर पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन हर चीज़ को दूर करते हुए अगर आज किसान को 12,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिल रहा है, 10,000 रुपये स्वामीनाथन जी की सिफारिश थी, 10,000 रुपये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने टाइम में घोषणा की थी, लेकिन कोई भी चेक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में 5,000 रुपये से ऊपर नहीं कटा था। 10,000 रुपये स्वामीनाथन जी की सिफारिश थी, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ जी ने 10 से भी ऊपर बढ़ा के 12 करवाने का काम किया। टेल तक जो सिंचाई की व्यवस्था आज है वो उन्होंने करवाने का काम किया। इसके अलावा किसान की जो फसल की खरीद है, और मैं जिस बाजरे, क्योंकि मैं किसान जिस क्षेत्र से आता हूँ, मैं बाजरे का किसान हूँ, तो मेरे यहाँ चरखी दादरी में रैली थी, उस रैली के अंदर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात रखी थी, और इस बात को भी वहीं से उसी दिन से घोषणा करते हुए, और उसके बाद से लगातार बाजरे की खरीद होती है। ये सारी व्यवस्थाएं उनको एक एक बात का पता है। किसान मोर्चे को उन्होंने बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम किया, तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे हैं। बहुत कुछ उनसे सीखना पड़ता है, बड़ी आसानी से हम चीज़ों को अब आगे बढ़ा पा रहे हैं। इसमें हमारा संगठन का पूरी तरह विस्तार हम कर चुके हैं, प्रदेश की कमेटियां बन चुकी है, पदाधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है, हमें जिला प्रभारियों की नियुक्ति होगी, हमारे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हमने कर दी, और आने वाली 10 तारीख तक
हम मंडल स्तर के ऊपर भी अपनी पूरी कार्यकारिणी का जो गठन हमारा हो इसके ऊपर भी हम तेज़ी से अब काम कर रहे हैं। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक है मेरे स्वयं के भी 22 के 22 जिलों में प्रवास हैं, बैठ के लूँगा और लगातार हमारा एक कार्यकर्ता, क्योंकि शुरुआत में जैसा आपने बताया किसान मोर्चे के ऊपर आज जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और जिम्मेवारी इसलिए कि ये प्रदेश किसान का है, ये देश किसान का है। और आज जिस प्रकार की परिस्थितियाँ इस देश के अंदर चंद लोगों के द्वारा पैदा कर दी गई, या जो ऐसे राजनीतिक दल थे जिनको 2014 और 2019 के अंदर खदेड़ने का काम जनता ने किया था, क्योंकि उनसे त्रस्त हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी जनता, उन्होंने ये काम किया था। आज वो लोग अपनी जो ज़मीन खिसक चुकी है इसको वापस पाने के लिए किसान का सहारा ले रहे हैं। तो आज हमारे पास ये जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है कि हम अपनी एक चीज़ को इस प्रकार से केंद्र और प्रदेश की योजना को नीचे तक पहुंचाने का काम करें, ताकि जिससे आम जो किसान गांव के अंदर बैठा है, अपने खेत के अंदर बैठा है, उसकी सुनवाई अगर नहीं होती है तो हमारा किसान मोर्चा का कार्यकर्ता उसके साथ जब उसको आवश्यकता हो उस समय उसके साथ अपने आप को खड़ा करने का काम करें। इस तेजी के साथ हमारा किसान मोर्चा बढ़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेशक से आपको या इस प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियाँ विपरीत लगती हैं, परंतु मैं ये मानता हूँ कि आज परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। जब इस तरह की चीज़ें होती है तो हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, हमें काम करने की जो एक ऊर्जा है वो हमारे अंदर ज़्यादा आती है। और इसी के तहत हमारा जो मोर्चा है, इसका प्रत्येक जो साथी है वो साथी पूरी ईमानदारी के साथ और इस सोच के साथ अपने आप को लोगों के बीच में ले जाने का काम कर रहा है कि हमने केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को पहुंचाना है, साथ साथ में नीचे से जो समस्याएं किसान की आती हैं उन समस्याओं का भी समाधान हमने सरकार के माध्यम से कर पाना। बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे सुखविंदर मांडी, उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने मुद्दे रखे। जाहिर सी बात है, नेताओं का काम है गोलमोल घुमाना, हम लोगों ने बड़ी सटीक पूछने की कोशिश करी। उन्होंने साफ तौर पर कहा संगठन बड़ा मजबूत है और संगठन के लिए हम काम भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा जो जिम्मेवारी दी है उसको आगे बढ़ाएंगे और संगठन का पूरी तरह से विस्तार हुआ। शुक्रिया।